जय हिंद सभी साथियों को। मैं एसआई सुमित कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी होमगार्ड की फाइनल कट ऑफ के संबंध में। ठीक है कि फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। जैसे बहुत से लोग कैंडिडेट का सवाल है कि सर मेरे इतने नंबर हैं और इतनी कट ऑफ प्रीलिम्स की गई हुई है कि यानी डीवीपीएसटी के लिए और पीटी के लिए इतनी कट ऑफ गई हुई है, क्या मेरा फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो उसी के संबंध में डिटेल में पूरा एनालिसिस करेंगे। हम लोग समझेंगे इसको कि कितनी कट ऑफ जा सकती है फाइनल की। और फाइनल कट ऑफ के लिए मैंने दो कंडीशन दी हुई है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। इसको भी समझेंगे कि ये कंडीशन में क्या है, इन चीजों को भी हम लोग थोड़ा समझेंगे और कोर्ट केस का भी इस पे हम लोग जिक्र करेंगे पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। देखिए वैकेंसी आपकी कितनी है, 41,424 वैकेंसी, यानी कि 41,424 ठीक ठाक अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, इसके बाद जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं वो 1,07,000 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई और वैकेंसी होती है, जैसे पुलिस कांस्टेबल की है या दरोगा की है या अन्य किसी वैकेंसी में, लोग क्या है कि प्रोसेस जो है पूरा लगभग कंप्लीट करवाते हैं डीवीपीएसटी। तो क्या है कि जैसे कोई और वैकेंसी होती है ना, तो उसमें लोग जो है डीवीपीएसटी में उनके एब्सेंट की संख्या बहुत कम होती है। लेकिन इस वैकेंसी में क्या है कि एब्सेंट होने वालों की संख्या तुम्हें ठीक ठाक मिल जाएगी, जिसको जहां उम्मीद दिखाई देती है। जैसे मान लो किसी का जूनियर असिस्टेंट में होते हुए नजर आ रहा है, या किसी का आपको यूपी पुलिस में उसका नंबर रिजल्ट अच्छा आ गया, या मान लो उसका एसआई में रिजल्ट अच्छा आ गया, उसे लगा कि मेरा यहाँ हो जाएगा, तो ऐसे में वो कैंडिडेट क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, या उन्हें कोई और अच्छी उम्मीद दिख गई। तो होमगार्ड में ऐसे में क्या बहुत से लोग जो है एब्सेंट भी हो जाते हैं। ठीक है, जैसा भी डीवीपीएसटी आपका चल रहा था, डीवीपीएसटी खत्म होगा, डीवीपीएसटी में लगभग आपके 5 से 10% लोग, लगभग 10% के आसपास लोग अनुपस्थित रहे, एब्सेंट रहे हैं। लगभग 15% के आसपास लोग जो है फेल हुए। टोटल 25% लोग जो है आपके कंपटीशन में डीवीपीएसटी से ही बाहर हो गए। ठीक है, अब इसके बाद डीवीपीएसटी लगभग कितने 25% बाहर हो गए। इसके बाद पीटी आपका बचेगा, पीटी तक तब तक हो सकता है 1-2 रिजल्ट और आ जाए। ठीक है, और उसका भी इफेक्ट पड़ेगा कि उसमें भी लगभग 10 से 15% लोग फेल या तो एब्सेंट होंगे, यानी कि टोटल 40% के आसपास लोग क्या हो जाएंगे, या तो फेल होंगे या तो एब्सेंट होंगे। ठीक है, कितने से, 1,07,000 में से। अब 1,07,000 में लगभग 40% मान लो आप। ठीक है, तो 40% अगर निकालोगे जाकर तो लगभग आएगा इसका आपका 1,07,000 का आएगा 63,000 के आसपास समथिंग। ठीक है, सॉरी 43,000 के आसपास आएगा समथिंग, 43,000 के आसपास समथिंग आएगा। 1,07,000 में 43,000 कम कर दो तो लगभग 64,000 कैंडिडेट आपके बचेंगे। ठीक है, 64,000 मान लो, 64,000 से मैक्सिमम 70,000 के बीच में, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि 70,000 के बीच में आपके लगभग कैंडिडेट बचेंगे। ठीक है, इतने कैंडिडेट क्या होंगे, बचेंगे फाइनल रिजल्ट के लिए। ठीक है, कितने कैंडिडेट, इतने कैंडिडेट 64 से 70,000। अब वैकेंसी है आपकी 41,424, उसका लगभग जो है 1.5 गुना के आसपास मान लीजिए आप जो है, यानी कि हर 3 कैंडिडेट में 2 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, एक बाहर होगा। ये फाइनल का सिनेरियो रहेगा। ठीक है, ये है नॉर्मल कंडीशन में, जब इस भर्ती में कोर्ट के जजमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, या भर्ती बोर्ड कोई संज्ञान नहीं लेता, या माननीय सीएम महोदय कोई संज्ञान नहीं लेते हैं, तो उसके बाद ये जो है आपको बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में जब ऐसा सब कुछ चलता रहा तब। ठीक है, इस कंडीशन में लगभग 3 में से मैंने बताया ना कि हर 3 में से 2 कैंडिडेट आपके सिलेक्ट होंगे। ठीक है, 2 कैंडिडेट आपके क्या होंगे, सिलेक्ट होंगे। 3 में से 2 लगभग सिलेक्ट होंगे, यानी एक बाहर होगा। ये रहेगा समथिंग। ठीक है, अब ये मान लीजिए कि ऐसी कंडीशन में जब आपकी कट ऑफ बढ़ेगी जाकर, इस कंडीशन में आपकी कट ऑफ बढ़ेगी जाकर, वो लगभग जो आपकी कट ऑफ इंक्रीज होगी, +3, 3 नंबर के आसपास मैक्सिमम आपकी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी। मैक्सिमम में बता रहा हूँ कि 3 नंबर मैक्सिमम आपकी इंक्रीज होगी लगभग, ये मान के चलिए लगभग सम भी यही रहेगा। ठीक है, 19-20 किसी में 2.5 नंबर, किसी में 2 नंबर, बाकी 3 नंबर से अब उम्मीद नहीं है कि इंक्रीज हो, क्योंकि कैंडिडेट बहुत एक ह्यूज मतलब एक बड़ी जो आपकी कह सकते हैं बड़ी भर्ती है, और काफी कैंडिडेट इसमें एब्सेंट भी रहेंगे, क्योंकि पैरेलल में बहुत सारी वैकेंसीज चल रही है। उसका लोग जो है अगर किसी का कहीं हो जाता है तो उसको प्रायोरिटी देंगे, ये श्योर है। अगर इसके जगह कोई और जॉब होती तो आदमी क्या करता है, फिर जब वो जॉब के अकॉर्डिंग ही प्रायोरिटी देता है। ठीक है, तो ये आपका होगा लगभग 3 नंबर के आसपास आपकी ये नॉर्मल कंडीशन बढ़ेगी। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए दूसरी कंडीशन क्या बनती है, दूसरी कंडीशन ये बनती है कि आज कोर्ट में हियरिंग है, सुनवाई है, 7 अगस्त को आज कोर्ट में सुनवाई है। सुनवाई के संबंध में मैंने वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, आप लोग देख सकते हैं कि सुनवाई इस संबंध में कि अगर 2 पैरेलल वैकेंसी चल रही, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर की यूपी पुलिस में
और कंप्यूटर एएसआई कॉन्फिडेंशियल की जो वैकेंसी आती वो प्लस एसआई, तीनों वैकेंसी एक साथ चल रही थी, जिसमें से कंप्यूटर ऑपरेटर का सबसे पहले रिजल्ट आया, उसके बाद एएसआई का रिजल्ट आया, ठीक है, उसके बाद आपका जो है एसआई का रिजल्ट सबसे बाद में आया। ऐसे में क्या है कि कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जब तक हमारे पास जॉब नहीं होती तो हमें ये होता है कि हमें कोई भी जॉब मिल जाए, इसलिए हम सभी फॉर्म भरते हैं। हमारी कोई पर्टिकुलर चॉइस नहीं होती कि हम होमगार्ड से लेकर दरोगा तक का फॉर्म भरते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें क्या है कि हम होते हैं बेरोजगार, घर की आर्थिक स्थिति उतनी ठीक होती नहीं, हमें चाहिए होती नौकरी, तो हम होमगार्ड का भी फॉर्म भरते हैं, ग्रुप डी का भी फॉर्म भरते हैं, एसआई का भी भरते हैं, कांस्टेबल का भी भरते हैं, ठीक, सब फॉर्म भरते हैं ताकि हमें कोई सिंगल एक पहले नौकरी मिल जाए। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अगर मान लो किसी व्यक्ति ने एसआई का, होमगार्ड का, सिपाही का तीनों फॉर्म भर रखे हैं, उसका एसआई में सिलेक्शन भी हो जाता है, उसका होमगार्ड में भी हो जाता है, उसका कांस्टेबल में भी हो जाता है, जाहिर सी बात है जिसकी तैयारी होगी उसका तीनों जगह हो जाएगा, ठीक है। ऐसे में वो कैंडिडेट क्या करेगा कि होमगार्ड का और कांस्टेबल का दोनों ही पोस्ट वो बेकार करेगा, क्योंकि प्रोसेस पूरा उसमें भी कंप्लीट कर रहा है, जब तक फाइनल नहीं हो जाएगा वो प्रयास सब में करेगा, क्योंकि जब तक आपका फाइनल नहीं हो जाता तब तक में प्रयास करना ही चाहिए आपको, वो गलत भी नहीं है। लेकिन समस्या यहीं पर ये आती है कि वो व्यक्ति एक पोस्ट तो ले गया वो एसआई वाली, ठीक है, लेकिन साथ में तो वो खराब कर गया, कौन, एक होमगार्ड की, एक कांस्टेबल की। तो इसी संबंध में कुछ कैंडिडेट ने जो है हाईकोर्ट में याचिका डाली थी कि महोदय ये बताइए, एक कैंडिडेट कंप्यूटर ऑपरेटर में भी सिलेक्टेड है, एएसआई में भी सिलेक्टेड है, एसआई में भी सिलेक्टेड है, वो क्या कर रहा है कि कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट बर्बाद कर रहा है, एएसआई की भी पोस्ट बर्बाद कर रहा है, और किसकी, एसआई की पोस्ट ज्वाइन कर रहा है वो, ठीक है। ऐसे में दो जो पोस्ट खाली गई हैं उसमें क्यों ना ऐसा हो कि उसमें वेटिंग लिस्ट ले आई जाए ताकि कुछ लोगों का भला हो सके, वो पोस्ट तो खाली जा रही पूरी ना, जो बच्चे पॉइंट से बाहर रह गए हो गए, ठीक है, ऐसे में कम से कम उनके लिए एक उम्मीद जगेगी। तो इस संबंध में उन्होंने कोर्ट में क्या है कि एक याचिका डाली थी और कोर्ट ने बाकायदा इसमें सुनवाई की और कोर्ट ने बाकायदा उनके फेवर में ये कहा कि मैं भर्ती बोर्ड से इसके संबंध में जवाब सवाल मांगूंगा, और उन्होंने जवाब सवाल मांगा है। 14 दिन का समय दिया था, 2 हफ्ते का, और आज उसकी नेक्स्ट हियरिंग, दूसरी हियरिंग थी। अगर मान लो ये हियरिंग आपके फेवर में रहती और कोर्ट इस पे आदेश कर देता है कि अब से वेटिंग लिस्ट का प्रावधान रहेगा, तो मैं आपको बता दूं कि जितने लड़के, जितने भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, ठीक है, जितने भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वो पूरी उम्मीद रखें कि लगभग सभी कैंडिडेट पास हो जाएंगे। कुछ हो सकता है कि बैड लक हो कुछ लोगों का, वो भी संख्या 2-4-6 हजार से ज्यादा नहीं होगी, हो सकता है वो भी ना हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट भी आनी पड़ जाए, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि अगर ये हो जाता है कि कोर्ट आदेश कर देता है या भर्ती बोर्ड ऐसा आदेश जारी कर देता है कि जो दोनों भर्तियों में सिपाही भी सिलेक्टेड है, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि इस समय दरोगा की, सिपाही की भी भर्ती चल रही है, ऐसे में बहुत से होमगार्ड वाले कैंडिडेट क्या है, सिपाही में भी वो सिलेक्टेड है और वो सिपाही ही ज्वाइन करेंगे और वो होमगार्ड छोड़ देंगे, वो पोस्ट बेकार जाएगी। अगर ऐसे में वेटिंग लिस्ट का सिस्टम आ जाता है तो वो सारे कैंडिडेट जिनका जो शॉर्ट लिस्टेड वो सारे कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि और भी लिस्ट लानी पड़ जाए, ये भी हो सकता है, संभावना बन सकती है, ठीक है। तो ये आज आपकी हियरिंग है, आज हो सकता है शाम तक क्लियर हो जाए, अगर हो सकता है कि शाम तक शायद ना जजमेंट आए, अगली हियरिंग में जजमेंट के लिए वो बोले, तो हो सकता है आगे भी टाइम लगे। लेकिन ऐसे में जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड है, मेरी तो पर्टिकुलर ये राय, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और खासकर जो बॉर्डर पे हैं, बिल्कुल मान लीजिए 50 नंबर उनके हैं और कट ऑफ 49 गई है, ठीक है, यानी कि 1-8 नंबर ऊपर नीचे जो हैं, ऐसे में वो सारे कैंडिडेट, तो मेरी राय तो ये कहती है कि आप एक याचिका डाल सकते हैं कोर्ट में, संबंध में आपके लिए इतनी बेनिफिशियरी वो रहेगी याचिका, आपके साथ साथ कम से कम हजारों कैंडिडेट के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी रहेगी। और ये हो सकता है कि कोर्ट आदेश कर दे वेटिंग लिस्ट वाला, क्योंकि यूपी में लगभग किसी भी वैकेंसी में वेटिंग लिस्ट का सिस्टम नहीं है। अगर ये लागू होता है तो यूपी SSS भी लागू हो जाएगा और जो है पुलिस पे भी लागू हो जाएगा, अन्य विभागों में भी यूपी के लागू हो जाएगा। और इससे कम से कम, मैं बता रहा हूँ, कम से कम एक साल में कम से कम कई हजार बच्चों का जो है भला हो जाएगा, कई हजार कैंडिडेट जो है जिनका भला हो जाएगा आराम से, अच्छे से, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो पूरा समझ में आ रहा होगा, ठीक। और कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और मेरी बात कैसी लगी। और साथ में ये वीडियो आप जो बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जैसे एग्जामपुर है, ठीक है, आपका RW है, और जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट हैं, अगर वो इस बात पे आवाज उठाएं तो मुझे लगता है कि शायद ज्यादा इस चीज को सुना जाएगा, ज्यादा इस चीज को, क्योंकि मेरा एक सिस्टम है, जो मेरी एक रेंज है वो बहुत बड़ी रेंज नहीं है, लेकिन एग्जामपुर या RW इनकी एक बड़ी रेंज है। हो सकता है इस बात से वो सहमत हों और इसको आगे जो है बढ़ाएं, तो कुछ शायद आपके लिए फायदा मिले। तो इस वीडियो को मेरा टैग कर दीजिए एग्जामपुर और RW भी। थैंक यू।